श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका जो पेपर चल रहा है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में आपने माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन का आप लोगों का टॉपिक चल रहा था। 3 प्रकार के सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़े हैं, एमाइटोसिस है, माइटोसिस है और मियोसिस है। तीनों प्रकार के डिवीजन आप लोगों ने देख लिए, किस प्रकार से क्या कुछ इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार आपका तीनों प्रकार के डिवीजन से न लेकर एक डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, या ये कह दिया जाता है कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के अंदर आपको क्या कुछ अंतर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग कहेंगे, वो देख रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर आप लोगों को क्या कुछ अंतर देखने को मिलेंगे, उन अंतर की हम लोग तुलना कर रहे हैं। और इस तुलना को करने के लिए आप लोगों को एक इंडेक्स तैयार करनी पड़ेगी। इस इंडेक्स को आप लोग देखेंगे कि 3 कॉलम बनाने हैं आप लोगों को। एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर, एक तरफ आप लोग लिखोगे माइटोसिस और एक तरफ लिखोगे आप मियोसिस। भाई एक तरफ तो है आपका समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, और इनके कैरेक्टर्स जो है वो आप लोग रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, या कैरेक्टर को छोड़कर हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर आपको क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहे हैं। कि भाई आप लोग कहें कि सबसे पहले माइटोसिस जो है या समसूत्री विभाजन है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। आपने पढ़ा था, ये सोमेटिक जो सेल होती है, कायिक कोशिकाएं, उनके अंदर देखने को मिलता है। जबकि मियोसिस कहाँ पर देखने को मिला था, आपने कहा है ये कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल है या फिर जनरेटिव सेल्स है, उनके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, सोमेटिक सेल्स में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। फिर आप लोगों को पता है कि माइटोसिस जो होता है, समसूत्री विभाजन, ये एक ही चरण में पूरा हो जाता है, या एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा हो जाता है। जबकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। अब ये 2 स्टेप कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे कि एक तो कौन सा है आपका मियोसिस फर्स्ट के रूप में, और एक मियोसिस सेकंड के रूप में होता है। और आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट को आपने क्या कहा था, रिडक्शन डिवीजन या हेट्रोटाइपिक डिवीजन, और मियोसिस सेकंड को आपने क्या कहा था, होमोटाइपिक डिवीजन या इक्विटेशनल डिवीजन। क्यों कहा था, क्योंकि आपने कहा कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि इस विभाजन के दौरान जो डॉटर सेल बनती है, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जबकि मियोसिस सेकंड में जो डॉटर सेल बनती है, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि माइटोसिस एक ही चरण में पूरा हो जाता है, जबकि मियोसिस 2 चरणों में पूरा होता है। कौन से चरण है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर कोशिका जो सेल है, वो कोशिका और क्रोमोसोम, कोशिका और गुणसूत्र एक ही बार विभाजित होते हैं। एक ही बार क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि मियोसिस के अंदर यहां पर क्या होता है कि कोशिका जो है वो तो 2 बार विभाजित होती है,
और क्रोमोजोम जो है वो एक बार विभाजित होते हैं। ये विशेष अंतर आप लोग ध्यान देना कि माइटोसिस के अंदर कोशिका और गुणसूत्र एक ही बार विभाजित हो रहे हैं, जबकि मियोसिस के अंदर क्या है, कोशिका 2 बार विभाजित हो रही है, गुणसूत्र एक ही बार विभाजित होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में आप लोग देखते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और फिर मियोसिस सेकंड में क्या होता है, वो क्रोमोजोम जो है वो डिवाइड होकर ये फॉर्मेशन पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा आप लोगों को ध्यान में देना है। फिर आप लोग देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर कोशिका विभाजित होती है तो एक सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, जबकि यहां पर क्या होगा, इस वाले डिवाइडेशन में आप लोगों को पता है कि एक कोशिका लगातार 2 बार विभाजित हो रही है, उससे क्या बन रही है, 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 कोशिकाओं का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि माइटोसिस के अंदर इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसके अंदर मात्र कोशिका, या आप कह दें मदर सेल एंड डॉटर सेल जो होते हैं वो सेम होते हैं, समान होते हैं। मात्र कोशिका जो होती है पुत्री कोशिकाओं के समान होती है, क्योंकि यहाँ में गुणसूत्रों का डिवाइडेशन आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मदर सेल और डॉटर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट केस में मियोसिस फर्स्ट में आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मात्र कोशिका की तुलना में आप लोगों को डॉटर सेल के अंदर हाल्फ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मदर सेल और डॉटर सेल जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे। हालांकि मियोसिस सेकंड जो है इसके अंदर मदर और डॉटर सेल जो होती है वो आपको सेम देखने को मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये मदर और डॉटर सेल जो होते हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ये सारा आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें, आप कहेंगे प्रोफेज। अब माइटोसिस की जो प्रोफेज है आप लोग देखेंगे कि ये सिंपल प्रकार की है, साधारण प्रकार की है, कम टाइमिंग लेती है प्रोफेज अवस्था माइटोसिस के अंदर। वहीं आप कहें कि मियोसिस की जो प्रोफेज होती है ये थोड़ी सी जटिल होती है, टाइमिंग ज़्यादा लेती है। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट आप लोगों ने देखा कि इसको फिर से हमने सब फेज में डिवाइड किया था। कौन सी सब फेज थी, याद कीजिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये सारे के सारे सब फेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन सब फेज के कारण से ये प्रोफेज फर्स्ट जो है वो आपको लंबा टाइमिंग लेता है, जटिल फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि इन सब फेज के अंदर भी आपको अलग अलग जो विशेषताएं आप लोगों को देखने को मिलती है। भाई आपने कहा था कि लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, बुकेट स्टेज होती है, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर क्या है डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है आपका क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है टर्मिनलाइजेशन की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ प्रोफेज सिंपल है, सरल प्रकार की है, जबकि यहाँ पर जटिल होती है, लंबा टाइमिंग लेती है। फिर आप कहेंगे प्रोफेज के बाद में हम बात करें मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर क्या होगा, आपने देखा कि जो माइटोसिस है इसकी मेटाफेज में क्या होता है कि जब गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर अरेंज होते हैं तो सेंट्रोमियर जो है वो तो क्या है मध्यवर्ती पट्टिका पर है, और भुजाएं जो है वो कहाँ पर देखने को मिल रही है, आपको ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित देखने को मिल रही है। कहाँ पर, माइटोसिस के अंदर। जबकि मियोसिस में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर गुणसूत्रों की भुजाएं जो है वो तो मध्यवर्ती पट्टिका पर अरेंज है, जबकि सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट पोल की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, मेटाफेज के अंदर ये आप लोगों को
देखने को मिलता है। तो प्रोफेज के अंदर ये सारी घटना है, मेटाफेज के अंदर ये है। मेटाफेज में ध्यान रखना है कि माइटोसिस के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्यवर्ती पट्टिका पर भुजाएं ध्रुवों की तरफ, जबकि यहाँ अपोजिट है, सेंट्रोमियर कहाँ है, ध्रुवों की तरफ, और गुणसूत्र की भुजाएं जो है वो मध्यवर्ती पट्टिका पर आपको अरेंज जो है वो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि प्रोफेज मेटाफेज के साथ में ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, जबकि मियोसिस के अंदर इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि ये जाइगोटिन में शुरू होता है और पेकाइटिन में बनकर तैयार हो जाता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो माइटोसिस में नहीं बनता है, जबकि मियोसिस के अंदर ये बनता है। फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद में हम बात करें सिनेप्सिस, सूत्र युग्मन, माइटोसिस के अंदर नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर समजात गुणसूत्र आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, तो समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग नहीं होती है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का पेयरिंग आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। फिर आप कहेंगे सिनेप्सिस के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर आप लोग देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि मियोसिस में आप लोगों ने देखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके थ्रू जीन एक्सचेंज होते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण से आप लोग देखेंगे कि क्या होती है, नई प्रोजेनिया बनती है, उनके अंदर इवोल्यूशन के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे आपको कुछ अंतर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या कुछ डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। माइटोसिस क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जबकि ये क्या काम करता है, नए जो वेरिएंट है उनको बनाने के लिए, क्रोमोसोम्स की संख्या को फिक्स रखने के लिए और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये हेल्पफुल रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा पोर्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है या इनके बीच में किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है, ये इंडेक्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अब तक अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप है, किस प्रकार से इनको डिफाइन करेंगे, इनकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई है और किस डिवीजन की क्या कुछ विशेषताएं होती है, क्या कुछ उसका इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ तक आपका सब कुछ ये क्लियर हो जाता है। अब आपने माइटोसिस के बारे में भी पढ़ा है और मियोसिस के बारे में भी पढ़ा है, तो कुछ जनरल क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें कि 64 स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए 64 स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर मियोसिस की संख्या जो है वो आपको ज्ञात करनी है। आपको क्वेश्चन कर लिया गया क्योंकि आपने कहा है कि जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है और इसके कारण से युग्मकों के फ्यूजन के पश्चात भी आप लोगों को गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आने वाली प्रोजेनी में सेम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 64 जो शुक्राणु हैं उनके निर्माण के लिए कितने मियोसिस होंगे ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कितने होंगे आप लोग देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन किसके दौरान होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों को पता है
कि यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक टाइम के अंदर 4 स्पर्म जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनते हैं। तो अपने को कितने बनाने हैं, 64 स्पर्म बनाने हैं। तो आप लोग देखें कि एक बार में 4 स्पर्म बन रहे हैं, इसका मतलब हम ये साइकिल 16 बार रोटेट कर रहे हैं, 16 बार ये साइकिल चल रहा है, तो कितना बन गया, 64 स्पर्म। यानी कि यहां पर आपको कितने माइटोसिस चाहिए, कितने मियोसिस चाहिए, 16 मियोसिस की आवश्यकता है। तो आपने कह दिया कि 64 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने मियोसिस होने जरूरी है, 16 मियोसिस की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलती है। इन 16 मियोसिस के कारण से कितने बन गए, 64 स्पर्म जो है वो आप लोगों को, या 64 शुक्राणुओं का निर्माण आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, 64 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने मियोसिस होंगे, 16 मियोसिस की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी क्वेश्चन को अपन ने इस प्रकार से कर दिया कि 64 ओवा के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस चाहिए आप लोगों को। तो अब क्या करना आपको भाई, ओवम जो है इसका फॉर्मेशन किसके दौरान होता है, oogenesis के दौरान होता है। और oogenesis में आपको पता है कि यहाँ पर भी 4 ओवा बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक आप लोगों को फंक्शनल रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 64 ओवा के निर्माण करना है, इसका मतलब यानी कि एक बार में एक ही बन रहा है, यानी कि आपको 64 मियोसिस की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, 64 या 64 ओवा या अंडाणुओं के निर्माण के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता है, 64 मियोसिस की। जबकि 64 स्पर्म के निर्माण के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता है, 16 मियोसिस की आवश्यकता है। समझ गए होंगे आप लोग भाई, oogenesis आप लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा है, उसके हिसाब से आपका मियोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर लें कि भाई आपका 64 जाइगोट जो है इसका निर्माण करना है, अब कितने मियोसिस की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 64 जाइगोट के निर्माण के लिए कितने मियोसिस चाहिए आपको। अब जाइगोट कब बनेगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ओवम भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए। यानी कि इनके अंदर जितने मियोसिस की आवश्यकता होगी उससे क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। आपने देखा कि 64 स्पर्म के लिए कितने मियोसिस चाहिए थे आपको, 16 मियोसिस की आवश्यकता थी। और 64 ओवम के लिए आपको कितने मियोसिस चाहिए थे, 64 मियोसिस की आवश्यकता थी। तो 64 जाइगोट के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी, इनको जोड़ दीजिए आप, 6 और 4 10 और 6 1 7 1 8, 80 मियोसिस की आवश्यकता आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 64 जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरह से कि इतने स्पर्म के निर्माण के लिए इतने मियोसिस की आवश्यकता है, इतने ओवा के निर्माण के लिए इतने मियोसिस की आवश्यकता है, और इतने जाइगोट के लिए इतने मियोसिस की आवश्यकता है। क्योंकि जाइगोट कब बनेगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जब होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप बताइएगा कि 20 जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, या 21 जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। बता सकते हैं हम, कैसे बताएंगे। 20 जाइगोट के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए, कितने स्पर्म चाहिए आप लोगों को। भाई आपको टोटल ओवा तो कितने चाहिए, या ओवम अंडाणु आप जिसको कह रहे हैं, 20 चाहिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है कि एक बार में 4 बनते हैं, तो 20 बनाने के लिए कितने मियोसिस होंगे, 5 × 4 बराबर 20। तो यानी कि यहाँ पर 5 तो क्या हो गए, स्पर्म के लिए मियोसिस, और 20 मियोसिस किसके लिए हो गए, ओवम के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 25 मियोसिस, 25 मियोसिस। 25 मियोसिस
कब होंगे? जब आपको 20 जाइगोट की आवश्यकता है। तो 20 जाइगोट के निर्माण के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? 25 मियोसिस की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है भाई? ये तो था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक बार में 4 बनते हैं, तो 5 मियोसिस हुए तो 20 स्पर्म बन गए। अब 20 स्पर्म के साथ में 20 क्या चाहिए जाइगोट बनाने के लिए? ओवम चाहिए। और 20 ओवम बनाने के लिए आपको क्या पता है कि 20 मियोसिस की आवश्यकता होती है। 4 बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते, 1 बचता है, तो 25 मियोसिस की रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देख ली। अब हम बात कर रहे हैं 21 जाइगोट के निर्माण के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि 21 तो आपको क्या चाहिए? ओवा का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके लिए मियोसिस। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर कितने हैं? 5 बार मियोसिस होता है, तो 20 जो है वो बनते हैं, लेकिन अपने को एक और चाहिए, तो एक बार मियोसिस और करवाएंगे आप लोग, और एक बार और करवा देंगे तो कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। लेकिन आपको कितने चाहिए? केवल 21 ही काम में लेने हैं। तो यानी कि 6 मियोसिस की रिक्वायरमेंट कहां होती है? 21 स्पर्म बनाने के लिए या 21 स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 21 और 6 27। 27 मियोसिस की आवश्यकता है 21 जाइगोट का निर्माण करने के लिए। क्लियर है? 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, 24 आ रहा है। 24 में से आपको 21 स्पर्म ही काम में लेने हैं, तो आपके इतने जाइगोट जो है वो फॉर्म कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, या फिर हम लोग कह दें कि सेल डिवीजन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी सेल डिवीजन के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के बचे हुए हैं, उनको हम लोगों को देखना है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और आपका स्पिंडल एपरेटस क्या होता है, उसकी मूवमेंट किस प्रकार से देखने को मिलती है, सिनेप्सिस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का जो भी मैटर था वो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, और आगे के वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।